देता हूँ इसमें। मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कब टैक्स से एग्जेम्प्ट है? जब मेडिकल ट्रीटमेंट जो है एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के रिलेटिव जो हैं जो उस पर डिपेंडेंट है, दे आर गेटिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल अंडर द ओनरशिप और मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ही हॉस्पिटल ओन कर रहा है और उसकी मेंटेनेंस कर रहा है। मींस कोई फोर्टिस का एम्प्लॉय है या कोई मैक्स का एम्प्लॉय है, तो उसी अपने ही हॉस्पिटल में, अपने एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में ही उसका इलाज हो रहा है। उस इलाज के ऊपर जो भी खर्चा आएगा वो पेमेंट जो है वो उसका जो एम्प्लॉयर है वही बियर कर रहा है। कायदे से ये उसकी सैलरी का हिस्सा ही बन गया, बट दिस विल नॉट बिकम एक्चुअली अ टैक्सेबल परक्विजिट इन हिज हैंड्स। शायद ये बीमारी का खर्चा है, इस वजह से जो है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। बट बीमारी का खर्चा अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल में जो है एम्प्लॉयर बियर कर रहा था, वहां ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। वो प्रोविजन सेकंड जो है वो तभी अवेलेबल है अगर हॉस्पिटल जिसमें इलाज जो है एम्प्लॉय करवा रहा है दैट इज ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, in hospital associated with government और local authority। local authority means local municipal corporation वाला जो हॉस्पिटल होता है या एडमिनिस्ट्रेशन का जो हॉस्पिटल होता है वो, इट कुड बी लाइक बठिंडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इट कुड बी लाइक चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या परवाणु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वो सारे हॉस्पिटल लोकल अथॉरिटी के होंगे। तो अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है और उसमें कुछ खर्चा जो है वो एम्प्लॉय को बियर करना पड़ता है, जो डायरेक्टली या रीइंबर्समेंट के थ्रू एम्प्लॉयर जो है वो पे कर रहा है, तो वो वाला खर्चा भी जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, बट सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में। और सिर्फ जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिसीजेज और एलिमेंट्स, जो बताई हुई डिसीजेज हैं वो डिसीजेज जो है थोड़ी सी क्रॉनिक वाली हैं। द कंप्लीट लिस्ट इज अवेलेबल ऑन इनकम टैक्स पोर्टल ऑल्सो, बट वो डिसीजेज जो हैं दे आर लार्जली इन द कैटेगरी ऑफ हार्ट डिसीज, लिवर रिलेटेड डिसीज, किडनी रिलेटेड डिसीज। किडनी को रेनल भी कहते हैं, रेनल डिसीज, या फिर मींस इट इज रिलेटेड मोर टू ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का मतलब कैंसर वाली जो डिसीजेस होती हैं वो सारी होती हैं। तीसरा जो इसमें कवर्ड है, अगर किसी को कोविड 19 हुआ हुआ है तो उसका भी इलाज का जो खर्चा है, क्योंकि इसमें भी लाखों रुपए लगते होते थे इलाज कराने में, जो बेचारा फंस जाता होता था, तो उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये तीन जो कैटेगरीज हैं ये एग्जेम्प्ट हैं। इसके बाद जो सेकंड चीज है वो है कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय की और उसके रिलेटिव्स, उसके डिपेंडेंट रिलेटिव्स का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कर रहा है, तो इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वहीं अगर एम्प्लॉयर जो है एलआईसी का प्रीमियम मींस लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग हियर कि ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, मींस कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है उसका, तो वो टैक्सेबल है। अगर वो ग्रुप इंश्योरेंस नहीं है, अगर पूरी की पूरी कंपनी को इंश्योर नहीं करा रहा, पूरी पूरे ऑफिस को इंश्योर नहीं करा रहा, तो वो टैक्सेबल है। बट अगर जो है वो उसकी हेल्थ का इंश्योरेंस खरीद रहा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉय खुद भी खरीद सकता है और उसको उसकी रीइंबर्समेंट जो है वो एम्प्लॉयर दे देता है, तो रीइंबर्समेंट भी आपकी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। रीइंबर्समेंट के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये दोनों भी आपके टैक्स फ्री परक्विजिट कैटेगरी में आ गए, मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम वाला जो है। फिर उसके बाद एक बेनिफिट और मिलता है, बट दिस बेनिफिट नाउ इज ऑलमोस्ट लाइक फालतू। ये वाला जो बेनिफिट है, इसको फालतू होने का रीजन जो है कि इसकी लिमिट्स बढ़ाई नहीं गई हैं, सैलरी लिमिट्स बढ़ाई नहीं गई हैं। वी टॉक अबाउट दैट आल्सो। वो क्या है? अमाउंट पेड टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर इंकर्ड आउटसाइड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट व्हिच इंक्लूड्स मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सच एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। मींस एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का कोई रिलेटिव, रिलेटिव कुड बी लाइक उसकी वाइफ ही है, या वाइफ जो वर्किंग है तो उसका हस्बैंड है, स्पाउस कह देते हैं हम जब बात करते हैं ना कि फॉर एन हस्बैंड हिज वाइफ इज स्पाउस, और वाइफ के लिए जो हस्बैंड स्पाउस होता है। तो अगर स्पाउस या और कोई डिपेंडेंट मेंबर जो है वो बीमार हो जाता है और उसका इलाज हिंदुस्तान से बाहर कराने के लिए ले जाते हैं, तो जो ट्रैवल का और स्टे अब्रॉड का जो खर्चा है वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। अमाउंट पेड टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा भी एग्जेम्प्ट है और स्टे का भी खर्चा एग्जेम्प्ट है, और वहां पर ले जाने की जो टिकट लगनी है उसका खर्चा भी एग्जेम्प्ट है। ट्रैवल मतलब जो बंदा बीमार है उसका तो एग्जेम्प्ट है ही है,
साथ में एक बंदा जो अटेंडेंट बनकर जाएगा उसका भी एग्जेम्प्ट होगा, जो भी खर्चा है। तो ये एक प्रिविलेज है, बट ये प्रिविलेज अब किसको अवेलेबल है? सबको नहीं अवेलेबल। द पर्क एलिमेंट रिलेटेड टू मेडिकल एक्सपेंडिचर अब्रॉड विल बी एग्जेम्प्ट ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिमिट लगा के रखी होती है कि इससे ज्यादा जो है एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक होता है, उसके अंडर आ जाती हैं ये चीजें, जो आरबीआई वाले जो ये कवर कर रहा है। फिर मैं ये अपने लिए तो सिर्फ इतना ही याद है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिमिट लगा दी, बस उतना ही एग्जेम्प्ट है। और दूसरा, ये एग्जेम्पशन मिलनी किसको है? द एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ द पेशेंट एंड अटेंडेंट विल बी। अब ये ट्रैवलिंग की है ये लिमिट जो है। बाकी जो मेडिकल का खर्चा होना है वो एग्जेम्प्ट है, सबके लिए एग्जेम्प्ट है। जो भी आपके मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंस है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो करो खर्चा। बट एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग ऑन द पेशेंट एंड अटेंडेंट विल बी एग्जेम्प्ट इफ एम्प्लॉइज जीटीआई। जीटीआई का मतलब हुआ बेटा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब हो गया पांचों हेड्स की मिला के जो इनकम है एक एम्प्लॉय की, वो उसके ऊपर लिमिट लगा दिया। और वो लिमिट कितनी है? दैट लिमिट इज एट ओनली ₹2 लाख। अगर ये 2 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है, तो ये जो ट्रेवल रिलेटेड एक्सपेंस है जो एम्प्लॉय को मिलना है, अगर वो बीमार है तो, या उस रिलेटिव के लिए उसको मिलना है जो बीमार बंदा आप ट्रेवल करवा के ले गए हैं, साथ में एक अटेंडेंट भी ट्रेवल करवा के ले गए, तो जो ट्रेवल और स्टे का खर्चा था वो एग्जेम्पशन तभी मिलेगी अगर एम्प्लॉय की जो सैलरी है, सैलरी नहीं जीटीआई जो है, ग्रॉस टोटल इनकम जो है, वो सारे सोर्सेज मिला के 2 लाख रुपए तक की है। 2 लाख रुपए से ऊपर है तो ये वाली एग्जेम्पशन जो है ये खत्म हो जाएगी। जो ट्रेवल और स्टे वाली एग्जेम्पशन है ये खत्म हो जाएगी। फिर सारी खाली जो टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगी वो मेडिकल ट्रीटमेंट की रह जाएगी। ये पॉइंट क्लियर? मेडिकल फैसिलिटीज जो है ये सारी समझ में आ गई इस स्लाइड में जो है। चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next comes the last one, that is perquisites taxable in hands of specified employees only। अभी हमने जो टेक पर्क्स पढ़े हैं वो थे, यहाँ तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स थे। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में जैसे टेलीफोन मिला हुआ था, मोबाइल टेलीफोन मिला हुआ था, ये सारे एग्जेम्प्ट वाले खर्चे थे कि सबको एग्जेम्प्ट है यार, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ टैक्सेबल थे, सभी के लिए टैक्सेबल थे, जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन थी तो सभी के लिए टैक्सेबल थी। मेडिकल फैसिलिटी तो थी, तो वो बताया हुआ था कि यार ये टैक्सेबल है, इस केस में टैक्सेबल है, इस केस में एग्जेम्प्ट है। उसमें कोई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं था। ये एक पर्क्स हैं जो आपके टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ही हैं। नॉर्मली मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय विच इज डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर इज परक्विजिट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ये इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज होता है। सारे एम्प्लॉयज के केस में ये टैक्सेबल हो जाता है। एक मॉनेटरी ऑब्लिगेशन, मॉनेटरी ऑब्लिगेशन क्या है कि आपने एक सर्वेंट रख लिया, अपने अपने गार्डन में एक गार्डनर रख लिया, और गार्डनर की सैलरी जो है वो आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है। ऑब्लिगेशन किसकी थी? आपकी थी। पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। तो इट वाज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। अब इसको कवर अप करने के लिए फिर ये अच्छा ये लिखा है ना कि ऑब्लिगेशन जो है वो एम्प्लॉय की और पे एम्प्लॉयर ने कर दिया तो टैक्सेबल है। तो हम लोग स्मार्ट तो शुरू से ही रहे हैं। हमने कहा कि यार मैं, तू सर्वेंट, तू गार्डनर रखी मत, तेरे को गार्डनर मैं भेज दिया करूंगा, अपने आप तनख्वाह देता रहूंगा। तो अब ऑब्लिगेशन किसकी हो जाएगी? गार्डनर किसने ढूंढा? एम्प्लॉयर ने ढूंढा, भेज दिया आपके घर में। आपके घर में जो है मीन्स आपने चंडीगढ़ सेक्टर 17 में कोठी ली, वहां पर आपका गार्डनर आया जो एम्प्लॉयर ने भेजा। एम्प्लॉयर ने उसको जो महीने के 2-3 हज़ार रुपए देने होते हैं वो दिए। आपको कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये 2-3 हज़ार रुपए की जो सैलरी है, अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं तो वो फिर आपकी सैलरी में जुड़ जाएगी, आपका परक्विजिट हो जाएगा। बट अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो फिर आपको उस गार्डनर को जो सैलरी एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली पे करी है, जो गार्डनर रखा भी एम्प्लॉयर ने था, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो सच, if instead of this however, if instead of discharging employees obligation, employer provides perquisite in form of facility to employees, such perquisite is taxable in the hands of specified employees only. Such perks are taxable in the hands of specified employees only
सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, जो एग्जांपल हुए वो ये हो गए, प्रोविजन ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट। इसके अलावा भी पर्सनल अटेंडेंट के अलावा जो दूसरा हो गया वो हो गया फैसिलिटी ऑफ यूज ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर जो है वो गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है तो ये भी जो है दिस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ही है तो। अदरवाइज गैस, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कब? अगर जो एम्प्लॉयर है वही सप्लायर है। मीन्स आप जो है जॉब कर रहे हैं, यू आर वर्किंग विद बीएसईएस, यू आर वर्किंग विद दिल्ली जल बोर्ड, कोई भी पानी जो सप्लाई करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम कर रहे हैं, या आप जो है आईजीएल के या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के या भारत पेट्रोलियम के एम्प्लॉई हैं, तो उस केस में ये फैसिलिटी ऑफ यूज गैस, इलेक्ट्रिसिटी ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होएगी। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कब होएगी? अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉई नहीं है तो। अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हैं तो इट विल बी टैक्सेबल। फिर फी और कंसेशनल टिकट्स मींस, आप फ्री और कंसेशनल टिकट्स मींस आपको अगर टिकट्स मिल रही हैं ट्रेवल करने के लिए, तो वो भी जो है इट विल बी टैक्सेबल। अदरवाइज जो है टैक्सेबल मींस फ्री और कंसेशनल टिकट्स आपको मिल रही हैं, अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हैं तो टैक्सेबल हैं, अगर आप नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं तो एग्जेम्प्ट है। वैसे ही एक और है यूज ऑफ मोटर कार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर रियल लाइफ आल्सो। और फिर जो है वो एजुकेशनल फैसिलिटीज अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये सारी जो है ये फैसिलिटीज आपको एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल, डिपेंडिंग अपॉन कि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हैं या नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन होता होता था बेटा जब हम लोग पढ़ते होते थे, तो इसका कुछ मायने होते होते थे। तो ज्यादा मायने इसके शायद उससे भी 5-7 साल पहले रहे होंगे, बट जब तक हम पढ़ते थे मीन्स यानी आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले इसके कुछ मायने थे। अब इसके मायने खत्म हो गए। रीजन क्या है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज की डेफिनेशन जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। हु इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन हुआ? पहला हुआ जो कंपनी में 20% वोटिंग राइट्स रखता है। जिस किसी के पास 20% के वोटिंग राइट्स कंपनी के हैं, बेनिफिशियल ओनर है वो 20% कंपनी का, मींस अपने आप में बहुत बड़ा आदमी हो गया जिसके पास 20% वोटिंग राइट्स होंगे कंपनी के। तो दूसरा कौन हुआ? दूसरा हो गया कि ही इज अ डायरेक्टर एम्प्लॉय। वो जो बंदा है जो कंपनी में जॉब कर रहा है वो डायरेक्टर रैंक का एम्प्लॉय है, उसके डेजिग्नेशन के साथ डायरेक्टर लिखा होता है, मीन्स वो भी राजा है, वो कंपनी के डिसीजंस लेता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा जो है वो हो गया जिसकी सैलरी, एनुअल सैलरी इज मोर देन ₹50,000 पर एनम। अब यहाँ पे कौन रह गया जो नहीं होगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉय आप रखोगे सभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गए। ये पहली दो कंडीशंस जो है ये मोकरी सी है इनकम टैक्स एक्ट की, कि ये क्यों रखी हुई है। कभी 50,000 रुपए साल की सैलरी भी बहुत बड़ी होती होगी, ये तब का प्रोविजन बनाया हुआ है, इसको थर्ड नंबर पॉइंट को चेंज ही नहीं करा किसी ने कभी। तो सारे के सारे जो हैं वो जितने भी है किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आज की डेट में 50,000 रुपए सैलरी तो कोई दुकान पे काम कर रहा हो उसको भी मिल जाएगी साल की, 5,000 रुपए से भी तो कम हुई। तो इसलिए ये सब सारे के सारे ये टैक्सेबल पर्क्स हो गए। अब इसमें टैक्सेबल पर्क जो यूज ऑफ मोटर कार है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसकी टैक्सेबिलिटी समझनी है। हम सबसे ज्यादा एडवांटेज जो लेते हैं एक एम्प्लॉय, जो आप भी कल कोई सबसे ज्यादा एडवांटेज लोगे वो इसी परक्विजिट का लोगे कि यार कंपनी में मोटर कार मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि कार लेते ही आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है सैलरी का वो कुछ हद तक रिड्यूस हो जाता है। ये कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार कैसे निकलनी है जी आपकी? व्हेन मोटर कार, मतलब मोटर कार जो है वो दो तीन तरह से आप रख सकते हो। एक तो है कि व्हेन मोटर कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। मोटर कार जो है वो ओन जो है, या तो कंपनी की ओनरशिप में है, कंपनी ही मालिक है कार की, कंपनी ने कार खरीदी और आप एम्प्लॉय हैं, आपको दे दी कि ले बेटा तू चला ले, अब कार तेरी है। इसमें तूने दफ्तर का काम भी करना है। अगर कुछ हम तेरे को कहते हैं कि तू अब इनकम टैक्स ऑफिस जाएगा क्योंकि तू अकाउंट्स हेड है, हमारे यहाँ पर अकाउंट्स ऑफिसर बना दिया है तेरे को, तो इनकम टैक्स का काम तूने देखना है, तो आईटीओ भी जाना है तूने, तो आईटीओ जाने के लिए तू अपनी कार यूज करेगा।
तू दफ्तर आया करेगा घर से, वो भी ऑफिशियल है, घर वापस जाया करेगा, वो भी ऑफिशियल है। उसके बाद सैटरडे संडे को तेरी छुट्टी होती है, इसमें तू अपने दोस्तों यारों को, अपने बीवी बच्चों को सबको घुमाया करेगा, वो पर्सनल हो गया। तो कार आपको दे दी फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पसेस। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको कहा गया कि कार तो तू ले ले, इसके वेयर मोटर कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। एक तो ओनरशिप कार की एम्प्लॉयर की है, या फिर दूसरा एक तरीका होता है कि कंपनी जो है वो लीज पे कार ले लेती है। कंपनी ओन नहीं कर रही है, कंपनी किराए पे कार लेकर आपको दे देती है। तो भी ये इक्वल ट्रीटमेंट है, मींस ये ट्रीटमेंट यहाँ पर डिफरेंट नहीं होगा। या तो कंपनी अपनी कार दे रही है, या कंपनी किसी लीजिंग पार्टनर से, लीजिंग पार्टनर ने कार खरीदी, कंपनी को कार किराए पे दे दी, और वो किराए वाली कार कंपनी ने जो है वो अपने एम्प्लॉय को दे दी। तो दोनों का ट्रीटमेंट सिमिलर होना है। अब पहला वाला जो मैंने आपको केस बताया वो ये था कि आप जो है कार को पर्सनल और ऑफिशियल पर्पस के लिए, दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। वो हम तीसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे। बट सबसे ज्यादा जो है वो यही होता है, क्योंकि कार अगर आपको मिलेगी तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाली ऑफिशियल पर्पस के लिए मिले। जो ऑफिशियल पर्पस के लिए कार आपको जब मिलती है तो आप उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर ही जाओगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि सैटरडे फ्राइडे को आप घर घर कार ऑफिस कार छोड़ के चले जाओगे, या अगर फ्राइडे को भी आप घर से कार लेकर घर ऑफिस से कार लेकर घर चले जाते हो, तो सैटरडे संडे आप ताला लगा के रखोगे। कहीं जाना होगा तो आप उस कार को यूज नहीं करोगे, बड़ा रेयर चांस होता है। कोई कोई लाल बहादुर शास्त्री होते हैं दुनिया में, बाकी नहीं होते हैं बस। और ना ही कोई लॉजिक भी बनता है। व्हाट इज द पॉइंट कि कार खड़ी है, आप सिर्फ इसलिए नहीं यूज कर सकते कि कार दफ्तर की है। बट एनीवेज, अगर उस पॉइंट को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि इट इज यूज्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस ऑफिशियल ड्यूटीज। सिर्फ ऑफिस की ड्यूटीज को पूरा करने के लिए कार यूज की गई है, इसके अलावा कार का और कोई यूजेज नहीं रहा है। अगर रियलिटी में ऐसा ही होता है तो मीन्स एम्प्लॉय को कोई परक्विजिट मिला ही नहीं। एम्प्लॉय को एक पैसे दिए हैं या एक फैसिलिटी दी है कि ये दफ्तर का काम करने के लिए तेरे को फैसिलिटी दी है। अब जब फैसिलिटी ही ऑफिस का काम करने के लिए है तो कोई परक्विजिट हुआ ही नहीं, ना वो टैक्सेबल होगा। चाहे वो कार की कैपेसिटी कोई भी हो। कार की कैपेसिटीज जो है उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दी। एक तो 1.6 लीटर की कार हो गई, और दूसरी 1.6 लीटर से जो है वो बड़ी कार होगी। 1.6 लीटर की कार की बात करें तो जैसे होंडा सिटी वगैरह है, ये 1.5 सीसी की है, 1.5 लीटर्स की है। मींस 1500 1600 सीसी से कार कम होनी होगी तो एक बेनिफिट है, 1600 सीसी से ऊपर की कार होगी तो दूसरा बेनिफिट है। तो अगर कार का कोई भी कैपेसिटी कोई भी हो, अगर कोई बेनिफिट लिया ही नहीं, जो भी आपको कार खरीद के दी, आपको दी, मगर ऑफिस पर्पस के लिए यूज करनी है। आपको ड्राइवर भी रख दिया, वो भी ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। कार के अंदर पेट्रोल डलवाया जा रहा है, पेट्रोल डीजल जो भी डलना है वो भी ऑफिस के लिए डल रहा है। कार की सर्विस हो रही है, एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गई, वो सब ऑफिस पर्पस के लिए है। तो इट इज नॉट अ परक्विजिट इन योर हैंड्स, आपको पर्क मिल ही नहीं रहा। अगर कार आपको एक्चुअली जो है वो खाली पर्सनल पर्पस के लिए दे दी कि आप कार चलाओ, मीन्स यू आर फ्री टू एंजॉय द कार, आप कार के ऊपर जो पर्सनली या प्राइवेट करना है करो, हम आपको ऑफिस के लिए कार लाने को कभी कहेंगे ही नहीं। आपने ऑफिस के लिए जो है, आप ऑफिस से इनकम टैक्स ऑफिस जाना है, एक्साइज मतलब आपको जीएसटी ऑफिस जाना है, तो आप टैक्सी लेकर जाओ। कार आपकी है, आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करनी है। तो उस केस में इसका दूसरा एक्सट्रीम हो गया। मीन्स ये दो एक्सट्रीम है ना, कि यहाँ पर नॉट ए परक्विजिट है, और दूसरा एक्सट्रीम क्या होगा, वो ये वाला होगा कि यहां पर जितना भी पैसा एम्प्लॉयर ने खर्च किया वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट इंकर्ड इंक्लूडिंग वियर एंड टीयर एंड शॉफर चार्जेस एटसेट्रा टू बी रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। मीन्स अगर एम्प्लॉयर ने जो है वो महीने के कार के ऊपर आपके 40,000 रुपए खर्चे, तो 40,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। अब 40,000 खर्चने के बाद एम्प्लॉयर कह रहा है कि यार 5,000 रुपए तो इसमें से तू डालेगा, तेरी सैलरी जो आती है उसमें से 5,000 रुपए मैं कम करके दूंगा तेरे को। तो वो 5,000 एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन हो गई। 40,000 टोटल जो है वो एम्प्लॉयर ने खर्चा था कार को मेंटेन करने के लिए, उसका लीज रेंट दिया था, या उसका जो है पेट्रोल का खर्चा डाला था, या उसका सर्विस का खर्चा डाला था। तो 5,000 आपसे लिए तो 35,000, 40,000 माइनस 5,000 बिकम्स टैक्सेबल इन योर
हैंड्स, आपको अब 35,000 रुपए के ऊपर इनकम टैक्स देना है। बट ये जो दो प्रोविजन है, ये वाला और ये वाला, ये थ्योरेटिकल होते हैं, रियल लाइफ में ऐसे प्रोविजंस नहीं होते हैं। दूसरा वाला प्रोविजन फिर एक चांस ले सकते हैं, होता है, वो कब होता है, वो एक एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। बट जो फाइनल सिनेरियो है, जहां पर कार आपको मिला के मिक्स्ड पर्पस के लिए दी गई है, यू यूज इट फॉर ऑफिशियल पर्पस एज वेल एज यू यूज इट फॉर प्राइवेट पर्पस, वो उस केस में क्या होना है वो समझते हैं। उस केस में गवर्नमेंट ने बड़ा ही अच्छा एक रूलिंग जो है वो एसएससी, एम्प्लॉय एसएससी के फेवर में दिया है। वो व्हाट इज दैट रूलिंग, उसमें वो कहता है कि अगर कार जो है वो 1.6 लीटर्स तक की है, 1.6 लीटर्स की कार कौन सी हो गई, जैसे सिटी जो हो गई, होंडा सिटी हो गई, वरना जो है वो एग्जैक्ट 1.6 लीटर्स की है, ये 1.5 लीटर की आती है, ये 1.6 लीटर की आती है। फिर इससे नीचे जोन सी भी कार है, चाहे वो स्विफ्ट हो गई, बलेनो हो गई, या आपकी और जो भी कार जो है जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर है, उस केस में 1800 रुपए महीने के जो है वो टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। परक्विजिट कितना हो जाएगा, 1800 रुपए पर मंथ। और अगर वो कहता है कि मैं तुम्हें ड्राइवर भी रख के देता हूं, तो 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर की सैलरी का भी आपके परक्विजिट में जुड़ जाएगा। तो मीन्स मैक्सिमम आपकी सैलरी जो ऐड होएगी वो 2700 रुपए से ऐड होएगी। अगर पर ड्राइवर रख दिया, शॉफर कहते हैं ड्राइवर को, अगर ड्राइवर रख दिया तो 2700 रुपए, और अगर ड्राइवर बिना रखे आपको कार दे दी है तो 1800 रुपए महीना जो है वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। आपको कार मिली हुई है, 1800 रुपए से सिर्फ टैक्सेबल इनकम ऐड हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा। तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी टैक्स प्लानिंग हो जाती है। इसमें क्या करता है एम्प्लॉयर, आप ही को कहता है कि यार तेरी सैलरी जो है वो महीने की 2 लाख रुपए है, मैं तेरे को एक कार ले देता हूँ, उस कार की मान ले तू 40,000 रुपए या 50,000 रुपए की किस्त चली जाएगी। वो 50,000 रुपए की किस्त जो है वो तेरी सैलरी 2 लाख से अब मैं कम करके 1.5 लाख कर दूंगा। तो तेरे को अब जो टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी तेरी वो 1.5 लाख हो जाएगी, बट कार तेरे को मिल जाएगी, तू कार एंजॉय कर। जब फाइनल कार जब आएगी तो मैं तेरे को जो है वो थोड़े से पैसों में बेच दूंगा, तू रख लियो, वो तेरा परक्विजिट हो जाएगा, वो भी तेरा एड अप हो जाएगा। तो कुछ ऐसे जो है वो टैक्स प्लानिंग करते हैं। इस टैक्स प्लानिंग पे हम बाद में डिस्कस करते हैं। हम मेन पॉइंट जो है वो ये रख के चलते हैं कि अगर एम्प्लॉयर ने कार दी तो कार लेने पर एम्प्लॉई को जो है वो 1800 रुपए महीने की टैक्स लाइबिलिटी ऐड हो जाएगी, 1800 रुपए की उसकी इनकम ऐड हो जाएगी। उस 1800 रुपए की इनकम से जो टैक्स लाइबिलिटी बननी है वो बनेगी, 900 रुपए ड्राइवर के और 1800 रुपए वैसे। दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है कि अगर कार जो है वो बड़ी वाली दे दी तो फिर ये 1800 रुपए की जगह 2400 रुपए जो है ये टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, और ड्राइवर के वही 900 रुपए रहेंगे। मीन्स यहाँ पर अगर कार जो है वो छोटी है, 1600 सीसी से कम की कार है, तो 1800 प्लस 900, और अदरवाइज 2400 प्लस 900, 2400 का मतलब हो गया 3300 रुपए जो है वो मैक्सिमम महीने के ऐड हो रहे हैं एज ए टैक्सेबल परक्विजिट। अब ये किस केस में है, ये है कि कार जो है वो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की हुई थी, और इसके ऊपर जो आपका मेंटेनेंस का एक्सपेंस था, एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस एंड रनिंग आर मेट और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो मेंटेनेंस और रनिंग का खर्चा था वो एम्प्लॉयर बियर करा था। तो आप जब जैसे ऐसी कार मिलेगी तो आप अपने पेट्रोल के बिल्स जो हैं वो संभाल के लिया करोगे, और वो बिल्स देने पर आपको पैसे मिला करेगी। कंपनी जो है वो आपकी सैलरी स्लिप में नहीं देगी, आप बिल दोगे कंपनी को और उसके बदले में कैश रीइंबर्स कंपनी आपको कर दिया करेगी कि ये लो, आपके पेट्रोल के बिल के पैसे हमने दे दिए। अब दूसरी तरफ वो कह रहा है कि अगर कार जो है दी एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस एंड रनिंग फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल पर्पसेस आर मेट बाय एम्प्लॉयर, तो इसमें वो कह रहा है कि एक्सपेंसेस ऑन मेट बाय एम्प्लॉय, इसमें कह रहा है कि आप जो रनिंग के एक्सपेंसेस हैं, जो मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं, जो द एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस एंड रनिंग फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल पर्पसेस आर मेट बाय एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय कह रहा है कि प्राइवेट और पर्सनल खर्चे जो है, मींस कार जो मैं पर्सनली चलाऊंगा। इसमें एक स्टोरी याद आती है, व्हाट इज दैट स्टोरी इज कि चाणक्य का नाम सुना है बच्चे आपने? आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, हो क्लास में?
सर सुनया का। सुना हैगा? चाणक्य जो है उसने चाणक्य नीति दी है, उसने बताया है कि बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो राजकाज करना है वो कैसे करना है। एक बहुत बंदा जो आया बाहर किसी विदेश से, किसी दूसरी कंट्री से आया कि यार हमने तो हुँ, एग्जाम्पलरी बंदा सुना है, तो बताओ क्या करता है ये। तो उसको दिखाने ले गए कहीं नदी किनारे, उसको एक छोटा सा घर मिला हुआ था। बिजली तो होती नहीं थी उन दिनों में, तो काम कर रहा था, दिए की लाइट दिख रही थी कि दिया जल रहा है। थोड़ी देर हुई, दिया बुझा, 2 मिनट बाद दोबारा जल गया। अब जब दोबारा जला तो वो जो लेके गया हुआ था, जहां पर वो आया हुआ था, जो राजमहल से जो बंदा उसको साथ में कंपनी करके लेके गया था, वो अंदर चले गए। तो सारी बातें बातें होंगी, 10 मिनट बाद पूछा कि आपने दिया पहले बुझाया और फिर दिया जला दिया, ये क्या कंसेप्ट था, आप सोने लगे थे और फिर जाग गए? कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। कहानी क्या बनी कि ये जो मैं काम, पहले दिया जल रहा था, उस टाइम मैं राजकाज का काम कर रहा था, मीन्स मैं कोई एक काम था जो घर लेकर तो इट वाज अ होमवर्क फॉर मी। और मैंने कल सवेरे जो है राजा को जवाब देना है उसके ऊपर, तो मैं वो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स की प्लानिंग कर रहा था। अर्थशास्त्री था ना वो, इकोनॉमिस्ट था जो चाणक्य था, मींस ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कूटनीतिज्ञ दैट हिस्ट्री हैज गिवन अस। तो क्या कि मैं उस टेक्स्ट की प्लानिंग कर रहा था, तो उस टाइम मैं काम जो है वो राजा का कर रहा था, इट वाज राजकाज कार्य। तो जो दिया जल रहा था वो बेसिकली जो है उसकी रीइंबर्समेंट में लेता हूँ, उसमें जो ऑयल डला हुआ था वो राजा देता है, वो राजा के खर्चे से आता है। और वो कह रहा है फिर ये बंद क्यों कर दिया? कह रहा है अब जो है मैंने खाना वाना खाना था, तो अंधेरे में तो खाता नहीं, बट खाना मैंने पर्सनली खाना है, तो वो जो दिया है मैंने बुझा दिया और एक नया दिया जलाया है, जो मेरे जिसमें जो तेल है वो मेरे अपने खर्चे से जाएगा। तो ये मैंने जो है इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी हुई और इतने जबरदस्त जो है वो एथिक्स रखे हुए हैं। अब ऐसे एथिक्स रियल लाइफ में तो होते नहीं, बट जो गवर्नमेंट जब लॉ बनाती है तो फिर भी वो इन एथिक्स को दिमाग में रख के बनाती है। अब यहाँ पर भी उन्होंने यही एथिक्स बना ली हैं कि ठीक है, कार तो तुमको जो है वो कंपनी ने दे दी, आपके एम्प्लॉयर ने दे दी, बट ये तो कंपनी कह सकती है कि जो इसमें पर्सनल पेट्रोल का खर्चा है, जब आप अपनी वाइफ को घुमाने लेके जाओगे, जब यहाँ वाइफ अपने हस्बैंड को घुमाने लेके जाएगी, तो तब पेट्रोल अपनी जेब से डलवाएगी। अगर वो तब ऐसा कर रही है, द एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस एंड रनिंग फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल पर्पसेस आर मेट बाय एम्प्लॉय, तब वो अपना ही खर्चा कर रही है। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? पहले ये जो 1800 रुपए टैक्सेबल लिया हुआ था, इन दिस केस ओनली 600 रुपीज बिकम टैक्सेबल, खाली 600 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। और इस केस में जो दूसरा, जब गाड़ी जो है 1600 सीसी से ऊपर की है, तो 900 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। शॉफर जो है, इफ इट इज ए शॉफर ड्रिवन कार, ड्राइवर साथ है, तो 900 उसके तो टैक्सेबल होंगे ही होंगे। बट यहाँ जो ये 1800 रुपए से कम होकर अमाउंट 600 रह गया, और 2400 रुपए से ये कम होकर अमाउंट 900 रुपए रह गया। ये एक और लिखत में दिया हुआ है। इनकम टैक्स लॉ जो है वो ऐसे और बनाया हुआ है। अब मीन्स दिस इज इंटरेस्टिंग, इसमें क्या चीज यूनिक है, इसमें ये है कि मोटर कार जो है दैट इज ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो मोटर कार दी हुई है एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉयर ने दी हुई है। अब कभी ये भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉय कहे कि यार कार तो मैं अपनी ले आऊंगा, कोई बात नहीं। हर एक एम्प्लॉय को कार नहीं ना देती कंपनी, शुरू में नहीं देती है, बाद में देती है। जो वैल्यूड एम्प्लॉयर हो जाते हैं, जब उनका जो है रुतबा बढ़ जाता है, जब तजुर्बा बढ़ जाता है, दोनों चीजें हो जाती हैं, तो शुरू में एम्प्लॉय कहता है कि कार के बिना तो मैं चलता नहीं, क्योंकि मेरे तो पिताजी ने मुझे कार दी हुई है और मेरे को तुम सैलरी भी अच्छी खासी दे रहे हो, तो कार मैं अपनी ले आऊंगा या मैंने खुद खरीद ली है, इसका पेट्रोल का खर्चा मेरे को दे दो तुम। तो अब अगर पेट्रोल का खर्चा कंपनी दे देती है, तो वी डिस्कस दैट पॉइंट कि वो क्या चीज होती है। जो पहले वाले पॉइंट्स होंगे, वेयर द मोटर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, मोटर कार ओन ही एम्प्लॉय कर रहा है, बट द एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेम्युनरेशन ऑफ शॉपर इफ एनी आर मेट बाय हिम और रीइंबर्स्ड टू हिम बाय द एम्प्लॉयर। मींस या तो एम्प्लॉयर जो है वो डायरेक्टली पे कर रहा है उसका डे टू डे रनिंग का खर्चा, या एम्प्लॉय ही खर्च करता है और उसकी रीइंबर्समेंट जो है अपने एम्प्लॉयर से ले लेता है। तो उस केस में जो रीइंबर्समेंट मिल रही है, अगर वो इफ इट इज लाइक ये सारा जो खर्चा कर रहा है, दिस इज फॉर ऑफिशियल पर्पस,
Such reimbursement is for use of vehicle wholly and exclusively for official purpose. अगर official purpose के लिए खर्चा कर रहा है तो मीन्स परक्विजिट है ही नहीं। तब तो बेसिकली आप इनकम ना करके एक्सपेंडिचर कर रहा है ना जो एम्प्लॉयर है, जो अपनी कार जो है वो यूज करने ऑफिस के यूज में ला रहा है, तो किसी भी तरह की कोई इनकम तो है ही नहीं। तो इट इज नॉट एट ऑल अ परक्विजिट। परक्विजिट नहीं है तो टैक्स का ही मतलब नहीं है, कोई एड अप होना ही नहीं सैलरी में। ये पॉइंट क्लियर हो गया इस वाले में। ये बिल्कुल सेम हुआ है जैसा हमने पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा है, कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि काम जो है वो ऑफिशियल हो रहा है। अब अगर काम जो है वो ऑफिशियल ना होके सच रीइंबर्समेंट इज फॉर द यूज ऑफ व्हीकल पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस। रीइंबर्स कंपनी कर रही है, जो डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस है खाली वो दे रही है, कार नहीं अब कंपनी दे रही। पिछले वाले पॉइंट से डिफरेंस यहाँ ये हो गया, पहले कार भी कंपनी दे रही थी, 10 लाख रुपए की कार कंपनी ने खरीद के आपको दे दी थी कि यूज करो। तो वो जो 10 लाख रुपए की कार दी थी कायदे से, उस कार का हिस्सा भी आपके परक्विजिट में ऐड होना था। अब कार नहीं कंपनी दे रही है, अब कह रही है कि तू खाली पेट्रोल ले ले हमसे, बस रनिंग डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस या उसके मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस कार तेरी ही है। अब इसमें जो टैक्सेबल फर्क बनेगा वो रिलेटिवली ज्यादा बच जाएगा। मीन्स आपको रीइंबर्स कितना कर रही है कंपनी, मान लीजिए कंपनी आपको रीइंबर्स करती है महीने के 10,000 रुपए की, ये ले 10,000 रुपए का तू पेट्रोल लगा डाल अपना या अपनी सर्विस करा, तेरे को 10,000 रुपए जो है मैं ये परक्विजिट के देती हूँ। तो यहाँ पर टैक्सेबल परक्विजिट कितना होगा, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट स्पेसिफाइड बिलो। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने कितना करा, हम कह रहे हैं 10,000 रुपए, और इसमें से रिड्यूस क्या करना है, अगर कार जो है वो 1600 सीसी की है तो मात्र 1800 रुपए रिड्यूस होंगे। मैक्सिमम जो एग्जेम्प्ट परक्विजिट है वो 1800 है, इतनी कार इज ऑफ 1600 सीसी। अगर कार जो है वो 1600 सीसी से ज्यादा की है तो मैक्सिमम एग्जेम्प्ट परक्विजिट इज 2400 रुपए। आपको अगर 10,000 रुपए दिए हैं तो 2400 माइनस होंगे, अगर आपको 20,000 रुपए दिए हैं तो भी 2400 ही माइनस होंगे, 50,000 रुपए दिए तो भी 2400 ही माइनस होंगे। तो आपका जो एग्जेम्प्ट परक्विजिट बना वो 1600 सीसी तक की कार का 1800 और 1600 सीसी से ऊपर का जो है 2400, और जो टोटल पर्क मिला जितना भी पैसा उन्होंने आपको रीइंबर्स करा वो पर्क है, वो सारा पर्क टैक्सेबल है, सेव फॉर दिस 1800 एंड 2400 रुपीज। इस 1800 2400 के अलावा और क्या एग्जेम्पशन मिल सकती है आपको, शॉफर की सैलरी के 900 रुपए, 900 रुपीज फॉर शॉफर सैलरी, वो जो है वो दूसरा अमाउंट है जो आप एग्जाम्प्ट ले सकते हो। यानी कि जो आपका टैक्सेबल परक्विजिट था पिछली स्लाइड में जब हम बात करते हैं तो इतना ही टैक्सेबल परक्विजिट था। अगर कार कंपनी दे रही है तो टैक्सेबल परक्विजिट ही आपका 1800 और 900 था। उसके बाद मीन्स आपको रीइंबर्स कंपनी कर रही थी, मान लीजिए इस केस में भी रीइंबर्समेंट हो रही थी ना आपको, एक तो कंपनी ने कार आपको दी हुई थी, मीन्स 10 लाख की कार भी हो सकती है, 20 लाख की कार भी हो सकती है, तो वो कार आप एंजॉय कर रहे हैं उसके ऊपर, बिना किसी इनकम के, वो बिना किसी इनकम टैक्स के वो कार एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा आप क्या कर रहे थे उसमें, दूसरा आपको पेट्रोल का जो है वो रीइंबर्समेंट मिल रहा था। वो रीइंबर्समेंट पेट्रोल का कंपनी आपको जो है वो हो सकता है 40,000 रुपए महीने का दे रही हो। अब वो 40,000 रुपए का रीइंबर्समेंट जो दे रही थी उसमें आपका जो खर्चा जो आपकी सैलरी में अमाउंट जुड़ रहा था वो मात्र 1800 रुपए था। 1800 तो छोड़िए, वो मात्र 600 रुपए था। मतलब अगर अगर आप कहते कि मैं तो ये जो पैसे जो लेता हूँ ये बेसिकली ऑफिस पर्पस के लिए लेता हूँ, रीइंबर जो डे टू डे रनिंग फॉर माय प्राइवेट पर्पसेस है वो तो मैं खुद अपनी जेब से डलवाता हूँ, तो 600 रुपए ही टैक्सेबल था। कि वो कह रहा था कि आपको कार दी है तो उसके 600 रुपए और 1200 रुपए मान लो पेट्रोल के, सिर्फ ये कहना चाह रहा था पहली स्लाइड में। दूसरी स्लाइड में वो जो है वो बिल्कुल ही बेचारा जो है एम्प्लॉय को मार दिया कि अगर तू कार अपनी रखेगा तो सिर्फ ये 1800 रुपए एग्जेम्प्ट हैं या ये 2400 एग्जेम्प्ट है, बाकी के ऊपर मैं टैक्स ले लूंगा। ये पॉइंट क्लियर। यस सर।